हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो आज एनसीईआरटी से हम फटाफट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से फटाफट वीडियो में आपको यहाँ से क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि 100% यहाँ से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जैसा इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी जेनेटिक मटेरियल होती है, जो भी चीजें होती है वो ट्रांसफर होती है, तो इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन सी ऐसी चीजें हैं उनका आज हम पूरा बेसिक जानेंगे। तो मेनली कौन सा होता है, डीएनए होता है, कहीं कहीं आरएनए भी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले आरएनए ही था, उसके बाद डीएनए आया है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप डीपली स्टडी करते होंगे एनसीईआरटी का तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आइए यहाँ पे देखते हैं। द डीएनए देखिए, यहाँ से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट, बस हम वही लाइन यहाँ से ले रहे हैं। द डीएनए, डीएनए के बारे में जानना है। द डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और डीऑक्सी वर्ड हटा दो तो क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड, वो आरएनए हो जाएगा। द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, अगर ज्यादा नंबर में है तो ज्यादा होगा, कम नंबर में है तो कम होगा। अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर टू एज बेस पेयर। एक पेयर जो न्यूक्लियोटाइड का है उसको क्या कह रहे हैं? उसको रिफर कर रहे हैं एक बेस पेयर की तरफ। क्या? जो उसमें बेस पेयर प्रेजेंट होता है। बेस पेयर क्या होता है आगे अभी देखेंगे। बेस पेयर मतलब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है, वो पेयर बना के रहता है, इसलिए इसको बेस पेयर कहा जाता है। दिस ऑल्सो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ए बैक्टीरियोफेज। एक बैक्टीरियोफेज आपसे पूछा जाता है, इसका रेशियो क्या है? 5:1 × 174 है। इसके पास ये पूछा जाता है, इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। आपको याद रखना है बैक्टीरियोफेज, जिसका फॉर्मूला क्या है? 5 × 174 के पास 5386 कह दीजिए या 5386 न्यूक्लियोटाइड। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास कितना होता है? बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास होता है यहाँ पे 4000, सॉरी यहाँ पे कितना है? 48,502। ठीक है, इतना यहाँ पे क्या है? बेस पेयर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस्करिशिया कोलाई, ई कोलाई का पूछा जाता है। इस्करिशिया कोलाई या आपसे केवल क्या कर देगा? ई कोलाई। तो उसके पास कितना होता है? 4.6। ये बहुत पूछा जाता है। 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। एंड हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए के पास कितना होता है? देखिए हेप्लॉइड, यहाँ पे बस हेप्लॉइड दे दिया, कितना दिया? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। अगर आपसे डिप्लॉइड पूछे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3.3 × 10⁻, कितना? 9 बेस पेयर है। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 6.6 कितना हो जाएगा? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। इससे नहीं होगा, केवल इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर यहाँ से हो जाएगा। बस क्योंकि टाइम कम है तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ही मैं रिवीजन करवा पाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास। फटाफट रिवीजन में स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मैंने शॉर्ट्स में भी बना दिया है, यहाँ पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या उसके स्ट्रक्चर में होता है। लेटेस्ट यहाँ पे है रिकैप्सुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए चेन। देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डीएनए भी है और आरएनए, दोनों के पास ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। बस एक के पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है और एक के पास राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है हैज 3 कंपोनेंट्स, इसके पास 3 कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए किसके पास कर रहा है? राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सी। राइबोज किसके पास? डीएनए के पास होता है। पेंटोज शुगर आपसे पूछा जाता है, तो इसके पास 3 कंपोनेंट होता है। आपसे पास पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड के पास कितने कंपोनेंट होते हैं, तो आप बताएंगे 3 कंपोनेंट होते हैं। एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए के पास होता है, डीऑक्सी डीएनए के पास होता है।
एंड फॉस्फेट ग्रुप, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, दो तरह नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स होता है और क्या होता है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होता है। प्यूरिन के पास क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन, यहाँ पे दिया गया है। देखिए प्यूरिन के पास क्या होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन के पास क्या होता है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। देखिए यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए के पास थाइमिन होता है। तो इसी थाइमिन की वजह से डीएनए क्या होता है, ज्यादा जो है ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मेथिलेटेड, यूरेसिल ग्रुप में क्या लग जाता है, मीथेन लग जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, थाइमीन बन जाता है। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए, और ये देखिए साइटोसिन इज कॉमन दोनों के लिए, यहाँ पे साइटोसिन दोनों के लिए होता है, कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। वही जो मैंने बताया वही एनसीईआरटी बोल रही है, यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए, यूरेसिल केवल आरएनए के पास होता है। एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है आरएनए के पास। ए नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड टू ओएच वन कार्बन, ओएच जो होता है वो क्या है, फर्स्ट कार्बन से ओएच से किसे, आपको ये ध्यान रखना है, ओएच किससे जुड़ता है, पेंटोज सुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो ओएच है वो फर्स्ट कार्बन से पेंटोज सुगर से जाके जुड़ता है, और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में भी अंतर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अभी मैं बताऊंगी कि कैसे होता है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सच न्यूक्लियोसाइड सच एज एडिनोसिन और डिऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन और डिऑक्सी ग्वानोसिन। अगर मतलब ग्वानोसिन है सिंपल है, डिऑक्सी मतलब डीएनए की बात करें तो डिऑक्सी ग्वानोसिन हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा या डिऑक्सी साइटिडीन हो जाएगा, यूरिडीन हो जाएगा या डिऑक्सी थाइमिडीन, थाइमिडीन मतलब डीएनए के लिए। When the pentose sugar is linked with OH, ध्यान रखना है पेंटोज सुगर किससे ऐड होता है, OH और 5 कार्बन से, ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ध्यान रखना है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर नहीं, किससे, फॉस्फो एस्टर लिंकेज। अगर स्टार्टिंग में जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फो एस्टर, और बीच से पूछ रहा है तो फॉस्फो डाई एस्टर, शुरुआत में जुड़ा है तो फॉस्फो एस्टर, बीच से जुड़ा है तो फॉस्फो डाई एस्टर। एनसीईआरटी की लाइन बहुत कुछ कहती है, बस हमको समझ में आना चाहिए। देखिए सब कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया है, और यहीं से नीट उठा के क्वेश्चन पूछता है। अब अक्सर लोग फॉस्फोडाइएस्टर सुने रहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लगा के चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है क्या है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। ए करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, मतलब कौन सा शुगर है ये उसके कंडीशन पे है, डीएनए वाला है क्या आरएनए वाला है। टू न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू 5, जो दो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे ऐड होता है, 3' टू 5' कैसे, 3' टू 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब 20 से जुड़ा है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड। जब दो लिंक आपस में, देखो दो लिंक जब आपस में जुड़ेंगे तो ये भी, अगर देखो इधर वाले इसको पूछेंगे तो ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज है, और बीच वाले फॉस्फोरस को पूछेंगे तो फॉस्फोडाइएस्टर, देखो दो के बीच में है ना, एक ये है कि ये है, इधर से देखो ये कि ये है कि ये है, तो बीच वाले को फॉस्फोडाइएस्टर और एंडिंग वाले को क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर, क्योंकि सिंगल है। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड बना रहे इसलिए डाई न्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइनिंग इन सच अ मैनर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉली मतलब ढेर सारी चेन बनाती जाती हैं। ए पॉलीमर A polymer thus form that at once end if free, मतलब लास्ट में क्या होता है कि एक एंड पे ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको, ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3' पे देखिए ध्यान देना है, ये 5' पे, ये 5' फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और 3 पे क्या जुड़ा है, 3' से OH यहाँ पे जुड़ा है, ये ध्यान देना है। 3' पे ऐसे जगह खाली दे देगा, पूछेगा क्या है, 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो 5' पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एनसीईआरटी तो पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है,
मैं आपको सोच रही हूँ कि मतलब कम टाइम में आपको कितना फास्ट फटाफट रिवीजन करवा दूं। बाकी आपको एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से भी पढ़ना है। फॉस्फेट मोइटी, ये देखिए फॉस्फेट मोइटी कह रहा है, मतलब फॉस्फेट जहां से जुड़ा है 5 प्राइम एंड पे ऑफ शुगर के, मतलब वो जो ऐसे बना था ना वो शुगर है। यहाँ से देखिए ये पार्ट जो है ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, शुगर है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, यही ये वाला पार्ट क्या है, शुगर है। तो वही बोल रहा है कि शुगर के किस पार्ट से जुड़ा है, 5 प्राइम से जुड़ा है। विच इज रिफर टू एज 5 एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसको 5 एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कहते हैं। एट द अदर एंड पॉलीमर ऑफ द शुगर है, मतलब जो अदर एंड है, देखो अगर एक 5 प्राइम है तो अगला वाला क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ये जो ऊपर होता है इसको प्राइम पढ़ते हैं, एक 5 प्राइम तो दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम होगा। और ये क्या है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। ग्रुप विच इज रिफर टू एज 3 डैश एंड, इसको 3 डैश या 3 प्राइम पढ़िए ज्यादा अच्छा है, 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो बैकबोन बनता है, मतलब जिससे हमारे अंदर एक बैकबोन होता है जो हमें सपोर्ट देता है, वैसे इसका जो बैकबोन होता है वो किससे बना होता है, शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। अब आइए समझाती हूँ कि मैं कैसे। देखिए ये फॉस्फेट है और ये शुगर है, तो ये दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा देखिए इसका बैकबोन बना रहे हैं। शुगर और फॉस्फेट मिलके क्या बना दे रहे हैं, बैकबोन बना दे रहे हैं, किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। उसके बाद है द नाइट्रोजिनस बेसेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। और ये क्या होते हैं, ये यहीं से क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, जैसे बीच बीच में नाइट्रोजिनस बेस अपने हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या होते हैं, एक नाइट्रोजिनस बेस दूसरे नाइट्रोजिनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। मान लीजिए ये ऐसे हैं, ये रीढ़ की हड्डी, मतलब बीच में जोड़ने के लिए सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, तो बीच में जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, तो यहाँ जो बीच में है, यहाँ पे बीच में क्या हो रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस रहते हैं, ठीक। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एडिशनल ओएच ग्रुप। जितने भी आरएनए होते हैं उनके पास क्या होता है, जितने न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू होते हैं उनके पास अपना एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, कितने पोजीशन पे, 2 डैश पोजीशन पे। अब नीट ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, कहीं से नहीं पूछता है, एनसीईआरटी अपने लाइन से ही पूछता है। तो कितने पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे इन द राइबोस, कहा, राइबोस के 2 पोजीशन पे। यही दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होता है कि सेकेंड पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाता है, और जब OH ग्रुप निकल जाता है तो ऑक्सी हो जाता है, ऑक्सी ग्रुप है ना, तो निकल गया तो ऑक्सी हो गया, तो डी ऑक्सी हो जाता है, तो डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी बोल देते हैं। सब कुछ यही है, कहीं अलग से नहीं है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। तो मैंने बताया था थाइमिन को क्या कहते हैं, 5 मेथिल यूरेसिल। जब यूरेसिल में मेथिल लग जाता है, ये पूछ लेता है एनसीईआरटी की कौन सी पोजीशन पे मेथिल लगता है, तो 5 पोजीशन पे क्या लगता है, मेथिल लगता है। तो किसके, यूरेसिल के, तो वो क्या हो जाता है, थाइमिन, जिस जो इसको क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा स्टेबल बनाता है। अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। अब थाइमिन ना दे के अगर 5 मेथिल यूरेसिल दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये कहाँ से आ गया। तो थाइमिन का नाम ही है, अनदर नाम थाइमिन का क्या है, 5 मेथिल यूरेसिल। DNA as a acidic substance present in the nucleus was first identified by Frederick Misser। बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए को एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो यही समझे एसिडिक नेचर है। और सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक मिसर, किसमें, पस की सेल्स में, पस सेल्स में इन्होंने डिस्कवर किया था 1869 में, पूरा याद रखिएगा। ही नेम्ड न्यूक्लिन, इनको इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लिन दे दिया। हाउ एवर ड्यू टू क्या है, टेक्निकल लिमिटेशन, एक मिनट, टेक्निकल लिमिटेशन इज आइसोलेटिंग सच लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, मतलब इससे क्या हो रहा है, इसका फिर लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट होता है, बनता है। द इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए
इल्यूसिव वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी लॉन्ग पीरियड टाइम तक रहता है। इट वाज ओनली इन 1953 और जेम्स वाटसन क्रिक। फिर इसको बहुत टाइम बाद किसने इसका मॉडल बताया? जेम्स वाटसन। वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया? इसका मॉडल बताया। कैसे? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, मतलब एक्सरे के डिफ्रैक्शन से इन्होंने डाटा निकाला, वहीं से इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया, जिसको कौन सा बोलते हैं? बी डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। उस मॉडल का नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। और कौन है? म्यूरी विल्किंस एंड रोजेलिन फ्रैंकलिन। इन दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? डाटा प्रोड्यूस्ड बाय कौन है? म्यूरिस विल्किंस एंड रोजेलिंड फ्रैंकलिन। प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस। बहुत सिंपल है, मतलब आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन फेमस है। डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर आप डीएनए पढ़ रहे हो, डबल हेलिक्स मॉडल ना पता हो, तो फिर को आप समझ लीजिए बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको डबल हेलिक्स मॉडल किसने डिस्कवर किया था, कैसे किया था, ये पता होना चाहिए। वन ऑफ द क्या क्या है यहाँ पे? होल मार्क्स दियर क्या है? प्रोपोजिशन बेस्ड प्रिपेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ। यहाँ पे एक इरविन चारगाफ नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, मतलब इन्होंने रेशियो बताया था, जिसको चारगाफ का रूल बोलते हैं, कि अगर आपको कुछ सीक्वेंस पता है तो कुछ आप अपने आप बता लेंगे, उसी को चारगाफ का रूल कहते हैं। जैसे कि एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। जैसे एडेनिन है वो किससे जुड़ता है? एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है। और ग्वानिन किससे जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से। साइटोसिन से जुड़ता है। ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर हमको एडेनिन पता है तो हम आराम से बता देंगे थाइमिन है इधर, और थाइमिन पता है तो हम इधर बता देंगे एडेनिन। इनका परसेंटेज भी बता देंगे, क्योंकि ये इक्वल परसेंटेज में रहते हैं। मतलब अगर हमको 2 का पता है तो 2 हम अपने ऑटोमेटिक बता देंगे, क्योंकि टोटल इनका परसेंटेज जो होता है वो इक्वल रहता है, 100% हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको बता देंगे। तो ये इस रूल को क्या कह दिया गया? चारगाफ्स का रूल बोल दिया गया। द बेस प्रिपेयरिंग, देखो बहुत ढेर सारा है, तो हम केवल इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कौन सा बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यहाँ पे कह रहा है पेरेंटल डीएनए, जो मेन डीएनए होता है, जैसे डीएनए का कोई मतलब है, तो जो मेन डीएनए होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको पेरेंट डीएनए बोलते हैं। अब ये डुप्लीकेट करके 2 डीएनए छोटा छोटा बेबी डीएनए अपनी तरह और बना लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये डॉटर डीएनए। ये जो है वो डॉटर डीएनए। मेन डीएनए को क्या बोलते हैं? पेरेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से इसका कुछ साइलेंट फीचर हम लोग देख लेते हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज फॉलोस। इस तरह से है, ये साइलेंट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 2 बार आ गया बैकबोन। इसका बैकबोन ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड ढेर सारी चेन बनती जाती हैं, तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। इसका बैकबोन जो होता है सुगर फॉस्फेट होता है। एंड बेस जो होता है प्रोजेक्ट इनसाइड, मैंने बताया था इस तरह से अगर सीढ़ी है तो ये बेस पेयर अंदर से, मतलब एक सीढ़ी को दूसरे सीढ़ी से जोड़ने का काम करते हैं। तो सुगर फॉस्फेट जो होता है उसको आपस में जोड़ने का काम कौन करते हैं? नाइट्रोजिनस बेस, ये बीच में होते हैं। फिर है इसका अगला पॉइंट है कि द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब अगर एक 5 प्राइम है, मतलब ऐसे मैं बना दी, अगर एक 5 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा? 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम, मतलब ये क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। इस तरह से चेन पोलैरिटी, मतलब ये देखिए यहाँ दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो अदर क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। द बेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने बताया कि ये जो बेस आपस में एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? बीच में जो उनके होता है एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ता है। ठीक है, तो किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। यहाँ पे बेस पेयर के फॉर्म में होते हैं। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्टैंड। अपोजिट स्टैंड से वाइस वर्सा, मतलब इसके उल्टा भी होता है कि थाइमिन किससे जुड़ता है? एडेनिन थाइमिन से, तो थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा।
ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा। इस ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू pyrimidines, इस तरह से प्यूरिन pyrimidines के क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंड ऑफ हेलिक्स, इससे क्या होता है, दो स्टैंड के बीच में एक जो मतलब दो स्टैंड है, इसके बीच में एक जो लाइन है वो हमेशा मेंटेन रहती है, आपस में कोलैप्स नहीं करते, सटते नहीं है, ठीक है। द टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड, मैंने बताया, बहुत बार बताया कि डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, राइट हैंडेड है। पूछ लेता है कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो कैसा है, तो वहां यहाँ ये कैसा है, राइट हैंडेड फैशन है, ठीक है, मतलब ये राइट साइड से चलता है। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, इसका जो पिच होता है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर, इन नैनोमीटर बिलियन ऑफ मीटर, मतलब 10 टू पावर -9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर। एंड देयर इज रफली 10 बेस पेयर इन ईच, और रफली ऐसा माना जाता है कि एक के अंदर कितना होता है, एक मतलब जो होता है, एक लाइन जो होती है उसमें 10 बेस पेयर होता है। आइए मैं यहां से आपको समझाती हूँ। पहले तो आप लोग ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए ग्वानिन साइटोसिन से कितना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, थाइमिन एडेनिन से कितना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। मेन यही है, यहाँ से देखिए ये क्या है, अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है। अब देखिए 5 प्राइम पे फास्फोरस जुड़ा है, 5 प्राइम पे फास्फोरस जुड़ा है, 3 प्राइम पे OH जुड़ा है, 3 प्राइम पे OH जुड़ा है। आपको ध्यान रखना है कि 3 प्राइम से OH जुड़ा है और 5 प्राइम से कौन से जुड़ा है, फास्फोरस। बहुत साइलेंट फीचर है ये, मैं इसलिए बार बार आप लोग को दिखा रही हूँ। कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एनसीईआरटी सबके समझ में नहीं आता, पढ़ लेना और समझ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन करना, सब में बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस पे देखिए, इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि पढ़ाते होंगे कुछ टीचर, लेकिन सही माना यही है, मतलब कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाई जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। अगर आप सच में नीट एस्पिरेंट हैं तो बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाऊं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं तो वो ना छूटे। तो देखिए ये जो बेस पेयर है ना, तो एक पिच, ये जो एक पिच है तो ये कितना है, 3.4, कितना है 3.4, कितना 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, इसलिए 3.4 नैनोमीटर। और एक में जो ये एक है, इसमें कितना बेस पेयर होता है, 10, दिखने में 10 नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है कितने जो है बेस पेयर है, 10 बेस पेयर हैं। एडेनिन किससे जुड़ा है, थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ा है, साइटोसिन से। ये डीएनए की बात हो रहा है, अगर आरएनए होगा तो एडेनिन किससे जुड़ेगा, यूरैसिल से जुड़ेगा, ठीक है। ये है डबल हेलिक्स मॉडल, किसका है बताइए आप लोग, किसका है डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक का है। और दो लोग हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वो दोनों साइंटिस्ट कौन है, अब भी मैं पढ़ा क्या रही हूँ। Turn consequently the distance between a base pair of helix is approximately 0.34। सोचिए 10 है, टोटल कितना है 3.4 है। अब इसको 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 0.34 नैनोमीटर ना आएगा। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का बीच का दूरी अगर पूछे, जैसे कि एक ये दो ले लीजिए, तो इसके बीच का कितना है 0.34 है। मतलब अगर दो बेस पेयर का एक पिच का पूछे, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, गलत करके चला आता है। अगर आपसे पूछे कि मतलब एक पिच का कितना है, तो आप बताओगे 3.4 नैनोमीटर, और दो बेस पेयर के बीच का पूछे तो 0.34 नैनोमीटर। डिवाइड कर दीजिए पिच को नंबर ऑफ बेस पेयर से, तो 0.34 नैनोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे है the plane of one base pair stacked over the other double helix. This is an addition of hydrogen bond confers stability of the helical structure। यहाँ पे मेन जो इसका स्टेबिलिटी आ जाता है, किसकी वजह से आ जाता है कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से किससे जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं।
इसी वजह से ये अच्छे से फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए डीएनए की स्टेबिलिटी मिल जाती है। और एक स्टेबिलिटी का कारण ये है कि यूरेसिल नहीं, यहाँ पे थाइमीन है, मेथिल ग्रुप इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, कैन यू फाइंड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बताइए क्यों रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है? आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता होगा तो पता करके बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। द proposition of a double helix structure of DNA and its simplicity is explaining why genetic implication become revolutionary। मतलब ये जो हुआ है एक रिवोल्यूशनरी है। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज सेंट्रल डोगमा। आपसे बहुत देखिए एकदम यहाँ अंतिम में दिया है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो नीट का एग्जाम दिए होंगे ना उन्हीं को सेंट्रल डोगमा के इंपॉर्टेंस पता होगा। आपसे पूछा जाता है कि फ्रांसिस क्रिक, चाहे जितना स्टार लगा लीजिए, तो सेंट्रल डोगमा किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने सेंट्रल डोगमा, एक मतलब ये जो पूरा है इसी को सेंट्रल डोगमा कहते हैं, प्रपोज किया था। विच स्टेटेड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोस डीएनए आरएनए से प्रोटीन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ तक जाता है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में जाता है। तो देखिए डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है? रेप्लिकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने किया था। इंफॉर्मेशन जेनेटिक कहाँ से जाती है? डीएनए से आरएनए से प्रोटीन जाती है। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अब यहां से देखिए डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना एमआरएनए, तो उसको क्या बोल दिए हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए की जगह केवल आरएनए लिखा रहेगा तो भी ट्रांसक्रिप्शन ही होगा। उसके बाद एमआरएनए से क्या हुआ? प्रोटीन बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सेंट्रल डोगमा। देखिए अगर ये रिवर्स हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन सेंट्रल डोगमा में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। जो एनसीईआरटी में दिया है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं दिया है, बस इस एक ही वे में दिया है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो बन रहा है वही दिया है। तो आप लोग इतना देखिए, इतना पढ़िए, हम नेक्स्ट फिर जल्दी से वीडियो लाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे मोटिवेशन के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए ढेर सारा सब जो है इसको वीडियो को शेयर करिए, प्यारा कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।